स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ को स्टडी करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि इस लेक्चर को आप कंप्लीटली वॉच करें, ताकि ओम्स लॉ के रिलेटेड अगर आपके माइंड में किसी किस्म की भी अनक्लैरिटी है तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। स्टूडेंट, आज आप ओम्स लॉ के बारे में मैं आपसे कुछ ऐसे फैक्ट्स डिस्कस करूँगा जिनको आपने इससे पहले शायद के ना सुना हो, जो कि ओम्स लॉ के बारे में एक मिसकंसेप्शन। स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। स्टूडेंट, अगर हमारे पास पहले ये समझा जाता था, ये सोचा जा रहा था कि अगर लेट सपोज हमारे पास एक कंडक्टर हो, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करने से इस कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो करेगा। क्वेश्चन ये था कि अगर हम इसको बैटरी के साथ जोड़ दें, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इस कंडक्टर में से कितना एक खास पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो कितना करंट इस कंडक्टर में से फ्लो करेगा। अब चूंकि ये क्वेश्चन था, इसके बारे में सोचा जा रहा था, तो फिर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ग साइमन ओम, वाज द जर्मन फिजिसिस्ट, जिसने हमारी इस कंफ्यूजन पे गौर किया, इस पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट हमें दिया उसको बोलते हैं ओम्स लॉ। स्टूडेंट, ओम्स लॉ ये कहता है कि इफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को आप अंडरस्टैंड करें। अब फिजिकल स्टेट कौन कौन से हो सकती हैं? टेम्परेचर है, प्रेशर है, और भी काफी सारी जो है वो स्टेट्स हो सकती हैं, लेकिन हमने जिसको स्टडी करना है वो यहाँ पे है टेम्परेचर। हमें ये देखना है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ये इसने क्या दी, ये कंडीशन करार दे दी कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो फिर क्या है, द करंट flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of a conductor। अब ओम्स ने ये कहा कि अगर इस कंडक्टर में के अक्रॉस जो आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं वो इसमें से फ्लो करने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सिर्फ एक सूरत में, जब ये फिजिकल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम मींस टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस बात को आप यहाँ से गौर से समझ लें कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो फिर हमारे पास जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। स्टूडेंट, ये है वो मिसकंसेप्शन जो हम मैथमेटिकल रिलेशन में करते हैं। स्टूडेंट, हम यहाँ पे बहुत साथ आपने किसी टेक्स्ट बुक में भी देखा होगा कि क्या लिखा होता है, V is directly proportional to I, और ये कंसेप्ट रॉन्ग है। क्यों स्टूडेंट? अब गौर से सुने, आपकी बुक में है, कोई मसला नहीं है, आप लिख भी दें फिर भी कोई इशू नहीं, क्योंकि उन्होंने टेक्स्ट बुक में ये मेंशन किया हुआ है। लेकिन अब हम देखते हैं जब भी प्रोपोर्शनैलिटी किसी दो क्वांटिटीज के दरमियान बनाई जाती है तो उसमें देखा ये जाता है कि कौन सी चीज डिपेंडेंट है और कौन सी चीज इंडिपेंडेंट है। हम यहाँ पे करते क्या है कि पहले डिपेंडेंट लिखते हैं फिर इंडिपेंडेंट लिखते हैं। अब यहाँ पे करंट डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पे, सेम इसी तरह जैसा कि हम डिपेंड करते हैं अपने पेरेंट्स पे। पेरेंट्स हमारे पे डिपेंड नहीं करते, हम डिपेंड करते हैं किस पे, पेरेंट्स पे। तो क्या मतलब है, करंट, ये करंट कितना फ्लो करेगा,
डिपेंड करता है इस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है स्टूडेंट। तो इसलिए ये लिखना कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ये रॉन्ग है, बल्कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। पहला ये कंसेप्ट था, ये मिसकंसेप्शन है जो यहाँ से आप क्लियर कर लें कि ये सिर्फ यहाँ पे ओम्स लॉ में नहीं है, आप जहाँ पे भी चले जाए। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। अब देखिए न्यूटन सेकंड लॉ की हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। वहां F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A क्यों नहीं लिखते? रीजन क्या है? A डिपेंडेंट है, A स्टूडेंट क्या है? डिपेंडेंट है, और F इंडिपेंडेंट है। हमेशा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डिपेंडेंट आता है और राइट साइड पे इंडिपेंडेंट आता है। आपके माइंड में अगर कोई और भी आपके पास अगर कोई ऐसी प्रोपोर्शनलिटी है तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट क्या होगा? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जब आप खत्म करेंगे तो यहाँ जो कांस्टेंट आता है वो मिला के अंदर स्टूडेंट वो R नहीं है, वो G है। G इज द कंडक्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। ये G यहाँ साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ओम्स लॉ में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कौन सी यूज की जाती है, तो आपने रेजिस्टेंस नहीं लगाना, आपने कंडक्टेंस लगाना है। ये मैं अभी प्रूव करूंगा स्टूडेंट। ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट कि हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? G यूज करते हैं। अब यहाँ पे G क्या है? Here G is the constant of proportionality and also called conductance of that conductor, और इसका यूनिट जो होता है वो होता है ओम पर मीटर। अब ये यूनिट कैसे निकलता है ये भी मैं वहां जाके आपसे डिस्कस करता हूं। अब स्टूडेंट आप इसी चैप्टर में थोड़ा आगे चल के एक रिलेशन देखेंगे, कंडक्टेंस क्या होती है, ये 1/r के बराबर होती है। अगर क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अब अगर G की जगह पे मैं 1/r पुट करूं तो ये वो रिलेशन है जो आपको मिल गया, जो है V इज इक्वल टू IR। तो अगर आपके माइंड में ये अनक्लैरिटी थी तो फिर ये आपकी क्लियर हो गई। आप इन पॉइंट्स को नोट कर लें कि हमारे पास जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हम बनाते हैं तो उसमें देखते हैं चीज डिपेंडेंट कौन सी है, इंडिपेंडेंट कौन सी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ओम लॉ में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम यूज करते हैं वो रेजिस्टेंस नहीं होती बल्कि वो कंडक्टेंस होती है, और इसका यूनिट होता है ओम पर मीटर भी इसको लिखते हैं, इसको मोह भी लिखते हैं। ये भी आगे चल के मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट अब ये V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पे R क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे R इज द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होती है स्टूडेंट? रेजिस्टेंस होती है रेजिस्ट। तो जबान भी जो है वो रुक गई है, रेजिस्ट। इसका मतलब ये है कि R इज द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उनके रास्ते में क्या होगी? अपोजिशन होगी। वजह क्या है? ड्यू टू देयर कॉन्टिन्यूअस कोलिजन विद द एटम्स ऑफ द लैटिस। अब इस कंडक्टर में और भी एटम्स हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे ऐसे कंप्लीट लैटिस जो जाल है उस दूसरे एटम के साथ क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, जिस वजह से रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है? अपोजिशन है क्रिएट करती है। स्टूडेंट अब अगर देखें आप तो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस आपसे पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, डायमेंशन एंड फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कंडक्टर। अब इस पॉइंट को यहां से आप गौर से देखें, यहां पे भी यही पॉइंट यूज हुआ है फिजिकल स्टेट्स, यहां भी यही पॉइंट यूज हुआ है फिजिकल स्टेट्स। क्या मतलब है कि हमारे पास फिजिकल स्टेट्स पे ये डिपेंड करती है, मीन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। इस फैक्ट को आप माइंड में बिठा लें। आगे हम इसी पूरे एक इसी टर्म को आगे यूज करने जा रहे हैं। स्टूडेंट R इज इक्वल टू आता है यहाँ पे V ओवर I।
अब यहां से आप फर्ज करें आप बहुत का स्लोप लेते हैं। अब यहां पे आप स्लोप लें इस ग्राफ में से। स्लोप में हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऊपर होता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल ऊपर होता है, हॉरिजॉन्टल नीचे। तो ये v इज इक्वल स्लोप क्या आ गया i डिवाइडेड बाय v। अब आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये स्लोप r के बराबर है। स्टूडेंट यहां पे देखें r तो v ओवर i के बराबर है और ये क्या आ रहा है i ओवर v। इसका मतलब ये है कि आप इसको उल्टाएंगे तब r बनेगा। इसका मतलब ये है कि फिर ये जो चीज आई है ये g के बराबर आएगी। g हम लिखेंगे 1 ओवर r इज इक्वल टू i ओवर है v। दोनों को उल्टाएंगे तो r इज इक्वल टू v ओवर i और फिर वो आपके पास जाके क्वांटिटी बनेगी जो है r इज इक्वल टू v ओवर i। तो यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज एंड करंट। यहाँ पे भी एक मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट। ये देखते हैं क्योंकि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू i एंड r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। ये रॉन्ग है। क्यों? यहाँ पे r यूज हो रहा है कांस्टेंट के तौर पे, g कांस्टेंट r कांस्टेंट। r जो चीज कांस्टेंट होती है वो उन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती जिनके दरमियान प्रोपोर्शनैलिटी होती है। तो ये एक कांस्टेंट है, लिहाजा ये वोल्टेज और करंट पे डिपेंड है नहीं करेगा। तो ये पॉइंट भी आप यहां से अपना क्लियर कर लें, इसको नोट कर लें। अब स्टूडेंट नेक्स्ट, अब यहां पे इसका यूनिट क्या है? इट्स यूनिट इज ओम। अब इसका यूनिट ओम है और इसका यूनिट क्या मैंने लिखा था ओम पर मीटर या मो। क्यों? G इज इक्वल टू 1 ओवर r। यहां जब ओम पुट करेंगे तो ऊपर आप क्या हो जाएगा पर ओम, या उसको आप मो या आप उसको साइमन भी लिखते हैं। अब देखें ये साइमन क्यों लिखते हैं? क्योंकि नेम ऑफ साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन था। अब इसलिए तो इसका मतलब है G रिलेट कर रहा है साइमन के साथ, R नहीं कर रहा। तो मैं बार बार इस पॉइंट पे जोर दे रहा हूं। अब यहां से फिर आप ओम को भी डिफाइन कर सकते हैं कि यहां पे जो रेजिस्टेंस होगी इस कंडक्टर के अक्रॉस वो 1 ओम कब होगी? जब एक 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से अगर 1 एम्पीयर इस कंडक्टर में से करंट फ्लो करे तो फिर रेजिस्टेंस क्या होगी? 1 ओम होगी। आप देख सकते हैं इफ 1 एम्पीयर करंट flows through the conductor by applying a potential difference of 1 volt, then resistance will be 1 ohm। तो सारे डिफाइन चूंकि लिखना पॉसिबल नहीं होता इसलिए ये आप यहां से नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास कुछ डिवाइसेस वो होती हैं जो ओमिक होती हैं और कुछ नॉन ओमिक होती हैं। आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस। अब ओमिक क्या होती हैं? such devices which obeys Ohm law, अब देखें स्टूडेंट ओम्स लॉ ओबे करने के लिए शर्त क्या थी कि उनका टेम्परेचर T क्या रहे? कांस्टेंट रहे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी वो डिवाइस ओम लॉ को ओबे करेगी। देखें अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब रेजिस्टेंस भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है फिजिकल स्टेट्स में टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होती है। सच डिवाइसेस व्हिच स्ट्रिक्टली ओबे ओम लॉ आर कॉल्ड ओमिक डिवाइसेस। आपके पास जितनी मेटल्स हैं ये क्या होती हैं? ओमिक से नेचर होती हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं, कोई भी डिवाइस जो है वो आइडियल तौर पे कभी भी ओमिक नहीं होती, कभी भी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। थोड़ा बहुत टेम्परेचर इंक्रीज करता है जिसके इंक्रीज करने की वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। बट मेटल जो है ये ओम लॉ को ओबे करती है। स्टूडेंट अगर कोई क्वांटिटी, अगर कोई डिवाइस ओम लॉ को ओबे करती है तो फिर जो ग्राफ होता है बिटवीन V एंड I वो क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन आए इसका मतलब वो डिवाइस जो है वो क्या है? ओमिक है। आपके पास वो कंडक्टर है, वो मेटल है, वो सब्सटेंस है, कुछ भी है वो क्या होगी? ओमिक होगी। यहाँ पे स्टूडेंट ग्राफ बना लेते हैं
लेकिन यहाँ फिर एक पॉइंट जो उन्हें कंफ्यूज करता है वो ये होता है कि जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो फिर हम किस क्वांटिटी को y एक्सिस पे लें और किस क्वांटिटी को x एक्सिस पे लें। स्टूडेंट आपने एक बात याद रखनी है कि जो y एक्सिस पे क्वांटिटी लेते हैं वो हमेशा डिपेंडेंट लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो हमेशा डिपेंडेंट लेते हैं, और जो x एक्सिस पे लेते हैं वो इंडिपेंडेंट होती है। तो ये बात आप यहाँ नोट कर लें कि हमेशा आपको कोई भी रिलेशन दिया जाए, कोई सी दो क्वांटिटी दी जाए और आपसे कहा जाए कि आप इन दो के दरमियान ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ बनाने के लिए आप चेक करें कौन सी क्वांटिटी डिपेंडेंट है और कौन सी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट y एक्सिस पे आएगी और इंडिपेंडेंट x एक्सिस पे आएगी। तो ये भी आपके पास ओमिक डिवाइस है। अब स्टूडेंट बात है नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या होती हैं। सच डिवाइसेस which does not obey ohm law are called non-ohmic devices। इसका मतलब फिर हमें पता चल गया कि जो टेम्परेचर होगा वो not remain constant, not remains constant। जो टेम्परेचर होगा नॉन ओमिक में वो कांस्टेंट है, नहीं रहेगा। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा इसका मतलब है रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, नहीं रहेगी। और जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगी तो फिर इससे हमने अंदाजा लगा लिया कि फिर जो ग्राफ आएगा वो भी स्ट्रेट लाइन है, नहीं आएगा। अब ग्राफ ड्रा करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे फिलामेंट दिया हुआ है, जो आपके घरों में बल्ब यूज होता है 100 वाट का, उसको उसमें एक फिलामेंट लगा होता है। यहाँ वोल्टेज है स्टूडेंट, यहाँ करंट है। अब जब उस बल्ब में को आप वोल्टेज देते हैं, आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि जब 10 मिनट आप बल्ब ऑन करें तो फिर आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। इसका मतलब है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने से क्या होता है स्टूडेंट, अब ग्राफ ये जा रहा था यहाँ तक, अब स्टूडेंट ग्राफ यहाँ झुकना शुरू कर देता है ऐसे। हालांकि ग्राफ को जाना ये चाहिए था, पाथ उसका ये था। अब ग्राफ क्या हुआ, बेंड हो गया। रीजन क्या है कि हम जब वोल्टेज बढ़ाते गए करंट बढ़ता गया। इनिशियली जो टेम्परेचर में चेंज था वो कम था, इसलिए रेजिस्टेंस में भी जो चेंज था वो भी कम था। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ता गया। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती गई। रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पोजीशन बढ़ती गई, यहाँ पे अपोजिशन बढ़ती गई। जब यहाँ पोजीशन बढ़ी तो करंट का फ्लो कम होता गया। अब देखें यहाँ पे पोटेंशियल अभी बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर हम बढ़ा रहे हैं, बट उसके रिस्पेक्टिव करंट नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब ये है कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था यहाँ पे ये डिसवैलिड हो रहा है। अगर ये डिसवैलिड हो रहा है इसका मतलब ये है कि फिर ये फिलामेंट ओम लॉ को ओबे नहीं करता, क्योंकि यहाँ जो प्रोपोर्शनैलिटी थी वो यहाँ पे वैलिड है नहीं रहती। तो ये बात आप यहाँ से अंडरस्टैंड करें। और यहाँ पॉइंट क्या है कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, या वैसे कह लें कि व्हेन वोल्टेज इंक्रीजेस बिहाइंड द लिमिट, ये खास लिमिट यहाँ तक थी, तो फिर क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी और रेजिस्टेंस के इंक्रीज करने की वजह से करंट डिक्रीज होगा। हालांकि वोल्टेज जो है हमारे पास वो इंक्रीज है कर रहा है। फिर नेक्स्ट एक हमारे पास डिवाइस होती है, वो भी नॉन ओमिक इन नेचर होती है। ये वोल्टेज है, ये आपके पास यहाँ पे हम करंट ले रहे हैं। फिर ये क्या है, अब ये डिवाइस कुछ यूं है। अब देखिए इसका मैंने ग्राफ बनाया है। इंशाल्लाह 18 चैप्टर में जब हम पहुंचेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहां डायोड पे बड़ी तफसीली गुफ्तगू होती है। फिर ये डायोड का स्ट्रक्चर है और ये है फॉरवर्ड बायस। डायोड किस में, फॉरवर्ड बायस में। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। फिर होता ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप होता है। ये पी है, ये एन है, आपको इसके बारे में पता नहीं होगा। यहाँ स्टूडेंट क्या होता है, एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। अब कैसे बनता है ये भी एक तफसीली गुफ्तगू है। स्टूडेंट जब हम इसके अक्रॉस बैटरी लगाते हैं
और पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है कि इस पोटेंशियल बैरियर की जो एक विड्थ बनी खड़ी थी, ये जो रेजिस्टेंस थी, ये जो होल्स और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक के खड़ा था, अब जब पोटेंशियल बढ़ेगा इसकी विड्थ रिड्यूस होगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ से वोल्टेज बढ़ा रहे हैं बट करंट नहीं बढ़ रहा क्योंकि अभी पोटेंशियल है, बैरियर है, करंट अभी क्या है, जीरो है। हम यहाँ तक है, इसमें अगर ये पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन का हो तो फिर इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.7 वोल्ट होती है, अगर जर्मेनियम का हो तो 0.3 वोल्ट होती है। हमने वोल्टेज बढ़ाया यहाँ तक आए, अब ये है वो 0.7 वोल्ट जो यहाँ पोटेंशियल बैरियर का पोटेंशियल था। अब जब हमारा वोल्टेज इस 0.7 को क्रॉस करेगा तो फिर क्या होगा, ये पोटेंशियल बैरियर ये बंद टूट जाएगा। स्टूडेंट, आप इस बात को एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास पानी आ रहा था, हम पानी को रोकने के लिए आगे बंद बनाते हैं। अगर अल्लाह न करे पानी इकट्ठा खड़ा हो और वो बंद टूट जाए तो फिर पानी किस स्पीड से जाता है, अब आप अंदाजा कर सकते हैं। उसी स्पीड से यहाँ पे करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और ये जो इंक्रीज होगा ये एक्सपोनेंशियली होगा। तो यहाँ टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ी थी, मीन वोल्टेज के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ी थी, लेकिन यहाँ वोल्टेज बढ़ाने से आर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब डिक्रीज होगा तो फिर स्टूडेंट क्या होगा, अब करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। इसका मतलब वोल्टेज और करंट में ये प्रोपोर्शनैलिटी कायम नहीं रही, जिसकी वजह से डायोड जो है, सेमीकंडक्टर जो है, ये भी क्या है आपके पास है, नॉन डिवाइस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर में जितने भी इसमें कंसेप्ट थे, मिसकंसेप्शन थी, आप तक क्लियरली ईमानदारी से पहुंचा पाया हूँ। अगर अभी भी आपको इस लेक्चर में आपके माइंड में कोई अनक्लैरिटी, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इज़हार जो है वो इंतजार रहेगा, तो आप कमेंट्स लाजमी किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लेक्चर को वॉच कर रहे हैं और आपको इससे फायदा हो रहा है। अगर आपको फायदा हो रहा है फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफर में हमारे साथ शामिल हो जाएं। सब्सक्राइब करने का एक ही मकसद है कि एक तो आप इस सफर के साथ जुड़ जाएंगे, आपको हर आने वाले न्यू लेक्चर के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।